खंड 2 में पहला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित किनके बैकग्राउंड से साउंड आ रहे हैं माइक। भारतीय संविधान में वर्णित करण रंजन जी, आपको बैकग्राउंड से काफी साउंड आ रही है, आप माइक। नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो रिज्वाइन हो जाइए उसके लिए। तो पहला सवाल है खंड 2 में, भारतीय संविधान में वर्णित पदों का वरीयता क्रम, वरीयता मतलब सीनियरिटी, वरीयता क्रम इनमें से कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा वरीयता क्रम असत्य है, यानी कि जैसे सीनियरिटी में दिखाया गया है, जैसे कि कौन, इसको आप कह सकते हैं, वरीयता क्रम को आप कह सकते हैं अवरोही क्रम। जैसे अवरोही क्रम मैथ में पढ़ते थे 6 4 2, जिसमें 6 4 2 यानी सबसे सीनियर 6 है, वह सबसे पहले, उसके बाद पहला सीनियर कौन हुआ, उसके बाद 4, तो उसके बाद उसको लिखा गया, फिर 2, तो ये क्या हो गया, सही क्रम हो गया। लेकिन यही रहता 6 2 4, फिर क्या होता, ये गलत हो जाता, क्योंकि ये भी सीनियर है, इससे ये सीनियर है लेकिन इसको पीछे कर दिया गया है, तो यही कहा जा रहा है। सवाल यही है कि इनमें से कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें वरीयता क्रम का जो सेटिंग किया गया है, जो श्रृंखला बनाया गया है, वो गलत है। पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिल्कुल ये वरीयता क्रम क्या है, सही है, यानी असत्य नहीं है। फिर है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ये भी वरीयता क्रम बिल्कुल सही है। फिर है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी वरीयता क्रम सही है। फिर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, यानी कि सिर्फ ये अब उनके राज्य में, संबंधित जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री है, दूसरे राज्य में फिर उसका कोई गिनती नहीं होगी। तो चौथा में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी वरीयता क्रम सही है। तो असत्य कौन है, तो कोई नहीं, क्योंकि चारों के चारों सही है, तो इसका सही जवाब हो गया अंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको 2-3 बार देखते रहिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। जैसे इससे समझने का कोशिश कीजिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा वरीय पद किनका है वरीयता, तो राष्ट्रपति का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का, फिर प्रधानमंत्री का। और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से की तुलना में वरीयता ज्यादा है, और प्रधानमंत्री का राज्य के राज्यपाल से, राज्य के राज्यपाल से, और प्रधानमंत्री में वरीयता किनको है, तो प्रधानमंत्री को है। उसी प्रकार भूतपूर्व राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, यानी कि राज्यों के राज्यपाल संबंधित राज्य में, जिस राज्य के वो राज्यपाल है, इन दोनों में वरीयता किनको होंगे, तो राज्यों के राज्यपाल को। और भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश में किनकी वरीयता ज्यादा रहेंगे, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसी प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष में किन्हें रहेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को वरीयता ज्यादा मिलेंगे, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में लोकसभा अध्यक्ष को ज्यादा मिलेंगे। तो ये इसका एक्चुअली एक नोट्स होगा जो कि आप लोगों को हम बोले कि भेज देंगे, लेकिन कुछ कारण से हम तैयार नहीं कर पाए, कि भारत की नागरिकता का क्रम है जिसमें कि 26 टोटल क्रमांक है,
एक तरीके से पहला क्रमांक में कौन आएगा, दूसरा में कौन आएगा, तीसरा में कौन आएगा, वो नोट्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किनको किनको वरीयता क्रम में किस हिसाब से सूचीबद्ध करना है। तो वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा, जो भी वेबसाइट में भी अपलोड कर दिया जाएगा और ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप में भी। हम लोग आगे के सवाल पे जाते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के तहत संघ राज्य के बीच बदलते वित्तीय संबंधों का आकलन तथा संशोधन का सुझाव कौन देता है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के तहत संघ राज्य के बीच बदलते वित्तीय संबंधों का आकलन तथा संशोधन का सुझाव कौन देता? विकल्प है, पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है वित्त आयोग, चौथा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा वित्त आयोग। कौन देता है? तो वित्त आयोग देता है। और किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो 280 अनुच्छेद के तहत देता है। इनको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो काफी बोल्ड है। किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? देखिए यहाँ एक जीएस छुपा है, ये भी सवाल आ सकता है, धन विधेयक के लिए किनकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। एक सवाल यहाँ भी छुपा हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक सवाल आपका यहाँ भी छुपा हुआ है क्वेश्चन में ही, कि किनकी अनुमति से, पूर्व अनुमति से धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, या धन विधेयक के लिए किनकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका विकल्प है, क में 111, ख में 110, ग में 108, घ में 109, अंघ में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा 111। 111 में किया गया है। इससे रिलेटेड, धन विधेयक से रिलेटेड और भी सवाल का हम लोग अभ्यास कर चुके हैं सेट 1 में, जहां की अन्य अनुच्छेद के बारे में भी वर्णन किया गया है। अगर भूल गए हैं तो क्लासरूम में रिकॉर्डेड किया हुआ है, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। चौथा सवाल है, वो कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वो कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? पहला विकल्प लोकसभा, दूसरा विकल्प राज्यसभा, तीसरा विकल्प विधानसभा, चौथा विकल्प विधान परिषद, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब आप लोग दीजिए पहले, क्या होगा 4 नंबर का उत्तर? सर। चलिए, एक स्टूडेंट दिए बी नंबर, और कोई देना चाहते हैं? चलिए, एक स्टूडेंट दिए डी नंबर, विधान परिषद। एक स्टूडेंट बी नंबर, सही जवाब है बी नंबर, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। यहाँ ध्यान रखिएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या है, ये राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है। लेकिन एक चीज और है, संविधान में कहीं भी उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता का जिक्र नहीं है। इसको जो भी मिलता है वो लोकसभा अध्यक्ष के बराबर राज्यसभा के सभापति होने के तौर पे मिलता है। दोनों में ये अंतर है। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। 4 का समझ गए, 4 का उत्तर क्या होगा? राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अब 5वां नंबर चलते हैं। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। यहाँ भी एक जीएस छुपा हुआ है, सवाल आ सकता है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है? यह पंचायती राज अधिनियम किस संशोधन से संबंधित है?
तो 73वां। ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? ये 73वां संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? पहला है अशोक मेहता समिति, दूसरा है बलदेव राय समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति 2, चौथा है सिंघवी समिति, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए, एक स्टूडेंट दिए अशोक मेहता समिति 2, बाकी लोग कोई देना चाहेंगे? सवाल है, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? अशोक मेहता समिति, बलदेव राय समिति, अशोक मेहता समिति 2, सिंघवी समिति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है बी बलदेव राय समिति, सिर्फ एक स्टूडेंट जवाब दिए है डी सिंघवी समिति, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सिंघवी समिति पर किया गया है। यह राजीव गांधी सरकार में लाई गई थी 1989 के समय में। इसका रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं 6 नंबर के सवाल में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? देखिए, यहां भी एक जीएस छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। या फिर एक सवाल, उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। तो एक दो जीएस तो यहाँ आ गया क्वेश्चन में ही। अब सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ठीक। अब इसका है, पहला विकल्प है 64, अनुच्छेद 64, दूसरा अनुच्छेद 63, तीसरा अनुच्छेद 65, चौथा अनुच्छेद 69, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 64, 63, 65 या 69। अब आप लोग इसका एक स्टूडेंट दिए है 63, बाकी कोई? एक स्टूडेंट दिए है 64, और कोई देना चाहते हैं जवाब? एक स्टूडेंट फिर बी दिए 63। इसका सही जवाब है 64, ए नंबर। जो ए बोले थे वो बिल्कुल सही है, यानी कौन नंबर? ए। 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। अब अगला सवाल, इनमें से किन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है? सवाल है, इनमें से किन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है? पहला है भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रण, दूसरा है भारत का महान्यायवादी, तीसरा है भारत का महान्यायाधिकर्ता, चौथा है भारत के राष्ट्रपति का सचिव, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कोई इसका जवाब देना चाहेंगे? ई में तो देखिए दो बात आ जाती, कोई नहीं या एक से अधिक, तो आपके विचार से कौन सा है? CND। इसका जो सही जवाब होगा
वो है घ नंबर, भारत के राष्ट्रपति का सचिव। महान्यायवादी महान्यायाधिकर्ता एक ही चीज, वो एक ही को इसको चेंज कर दिया गया है, इसका कोई ये नहीं है, इसको अपने अनुसार शब्दों में ढाल दिया गया है। जैसे कोई अभी अधिवक्ता बोलते हैं, कोई वकील बोलते हैं, तो इसको यही चीज इसमें कर दिया गया, महान्यायवादी को ही महान्यायाधिकर्ता कर दिया गया है। इसको जो राज्य में होते हैं महाधिवक्ता, उससे मत जोड़िए, इसी को चेंज कर दिया गया है नाम। सिर्फ घ नंबर होंगे, ये भले ही वोटिंग नहीं डालते हैं ये लोग, लेकिन कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति का सचिव। अब है 8 नंबर का सवाल। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? ये तो कई बार बता चुके हैं। कौन कौन सा है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता। तो ये तो एक और यहाँ पे जीएस हो गया कि कौन कौन सा शब्द संशोधन करके प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता। इसका विकल्प है, पहला है 42वां, दूसरा है 44वां, तीसरा है 86वां, चौथा है पहला, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सभी को इसका जवाब दे दिए है ए। इसका है ही इतना आसान जवाब। तो सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन में। ठीक, धर्मनिरपेक्षता की जगह कहीं कहीं पंथ निरपेक्षता भी रहेगी, एक ही बात है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भारत में प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार के, यह सत्य है, इसको टिक नहीं लगाना है। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य है राज्य सरकार के, ये भी सत्य है। देखिए यहां भी एक जीएस छुपा हुआ है, यहां भी एक जीएस छुपा हुआ है। केंद्र सरकार के मुख्य कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य सरकार के मुख्य कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक, 2 जीएस। तीसरा, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। चौथा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन राष्ट्रपति के कहने पर ऐसे नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति के कहने पर होगा, राष्ट्रपति से अनुमति के बाद या राष्ट्रपति के सलाह पर, ऐसे ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, अब 10 में चलते हैं। उच्च न्यायालय को रीट निकालने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? उच्च न्यायालय को रीट निकालने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? पहला है 32, दूसरा है 32 का क, तीसरा है 32 का ग, चौथा है 33, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब, वाह, ये जो होता है ना जल्दी उत्तर देना, ये बहुत बड़ा समस्या है। जल्दी उत्तर देना बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या, ये जो बीमारी है ना, इससे बाहर निकलिए। 5 क्वेश्चन छोड़ देना वो ठीक है, लेकिन पता चला कि 15 बनाए और 10 गलत बना करके आ गए जल्दी क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में, वो गलत है।
आप 5 क्वेश्चन छोड़ के आ जाइए, लेकिन आप जो भी बनाए सही सही बनाए, वो ज्यादा सही है। लेकिन जल्दी बनाने के चक्कर में पता चला 15 तो बना लिए, उनमें से 10 जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलत कर दिए। सवाल ध्यान से पढ़िए, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। उच्च हाई कोर्ट की बात किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं किया जा रहा। 32 में सुप्रीम कोर्ट है। तो यही प्रॉब्लम है, सवाल को ध्यान से सुनिए और सवाल को ध्यान से पढ़िए। अभी जैसे कि फेसबुक में ही ग्रुप में एक पोल किए हैं, जो कि क्वेश्चन में भी है, और वही पोल किए हैं। पोल क्या किए, क्वेश्चन दिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में दूसरी बार उद्देशिका कब लाया। ये सवाल का अभ्यास भी कराया है, जिसमें कि एक स्टूडेंट मात्र सही जवाब दिया है, बाकी सब गलत जवाब है। सब जाके वही 13 दिसंबर 1946, ये सिर्फ उद्देशिका पढ़ रहा है। अब वहां जो दूसरी बार लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ रहा है। विचित्र स्थिति है। तो इसको कहते हैं ज्यादा, जो होता है ना, ये होता है एकदम ज्यादा टेस्ट सीरीज बनाने का परिणाम। ये जब कोई चीज अति, हर चीज खराब होता है। जो ज्यादा टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना कि नहीं, हमको एकदम फटाफट टेस्ट सीरीज बनाना है, एक दिन में एकदम 100 क्वेश्चन का, वो प्रॉब्लम। और हम बार बार कहते हैं एक दिन में ज्यादा मत बनाइए, 50 क्वेश्चन बहुत है, 30 क्वेश्चन बहुत है। 30 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लेकिन उसको 3 बार बना रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, और हर क्वेश्चन में भी जीएस छुपा होता है, वो ज्यादा अच्छा है एक बार में 100 क्वेश्चन बनाने से। उच्च न्यायालय की बात है तो यहाँ 226 होगा, और तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि अंग। उच्चतम न्यायालय होता तो 32 होता। 32 का गौ में किसका वर्णन है, कोई बताइएगा। सर्च करके रखिएगा आप लोग, 32 का गौ क्या है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है। अब ये भी सवाल आ सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे दे देगा न्यायिक, दे देगा संसदीय, एक में दे देगा न्यायिक, ध्यान रखिएगा, ख में दे देगा संसदीय। अब यहाँ स्टूडेंट सोचेगा अच्छा महाभियोग तो संसद में लाया जाता है, संसदीय को मार दिया, वह गलत हो गया। महाभियोग क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। यहाँ भी एक सवाल हो गया, महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर है, तो अतिक्रमण के आधार पर। किस सदन में शुरू की जा सकती है, किसी भी सदन में। एक जीएस यहाँ भी है। अब मुख्य सवाल पे आते हैं, इस प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी सिंपल से समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 58, पांचवा इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बताते हैं। दो स्टूडेंट ए जवाब दिए, 61 बिल्कुल सही जवाब है, 61 ही इसका उत्तर है, अनुच्छेद 61 के अनुसार है। अब इसमें देखिए सवाल बहुत हल्का है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एकदम ये सबको पता है 61 में है, और ये सबको याद भी रहता है, ये कैसा याद भी रहता है। लेकिन अब इस सवाल में ही कितना जीएस छुपा हुआ है, देखिए कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक यहाँ छुपा हुआ है, दूसरा यहाँ छुपा हुआ है, तीसरा यहाँ छुपा हुआ है। इसलिए कहते सवाल को बार बार से पढ़िए, खासकर जो मेरे टेस्ट सीरीज के सवाल होंगे उनको जितना ज्यादा अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, जीएस का बेस भी आपका मजबूत होता चला जाएगा, जो कि आगे मेंस के आंसर राइटिंग में काफी लाभदायक रहेगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है।
इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, पहला, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, ये सही है। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, ख नंबर एक्चुअली टाइपिंग के वजह से यहाँ से ही है, नीचे ना होकर के बगल में ही है, तो यहाँ से ख नंबर है। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन केंद्र का विषय है, गलत है, कट कर दिए। ठीक, शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया, ये सत्य है, इसको नहीं कर। अब देखिए यहाँ भी एक जीएस है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। एक सवाल यहाँ भी है, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अब चौथा, नापतोल राज्य सूची का विषय है, ये भी गलत है, ये भी समवर्ती में आएंगे। ठीक, ये भी समवर्ती में ही आएंगे, यानी ख और घ, ख और घ क्या है? असत्य है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एक से अधिक असत्य है, यानी कि पांचवा ऑप्शन, ऑप्शन ई। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। इस निर्धारण का यथावत स्थिति बना रहेगा कब तक? पहला विकल्प है 2026, दूसरा विकल्प है 2031, तीसरा विकल्प 2021, चौथा विकल्प 2030, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा 2026। 26 के बाद जब इलेक्शन होगा उसके बाद जो है क्या किया जाएगा, फिर से उसकी सीटों का हो सकता है फिर बढ़ा दे, 26 के जगह फिर संशोधन करके 36 कर दे। ऐसा नहीं कि इसमें संशोधन होकर आगे नहीं बढ़ा सकता, 26 में फिर संशोधन करके कहेगा नहीं 36 तक रहेगा, 46 तक रहेगा, कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, 13 नंबर सही क्या हो गया? ए नंबर 2026। अब देखिए यहाँ भी एक जीएस छुपा हुआ है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है, एक जीएस यहाँ भी छुपा हुआ है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत बना रहेगा? ठीक है, इसका विकल्प है 87वां यानी 87, 86वां, 86, 84वां, 84, 83वां, 83, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका जो भी अगर वेबसाइट में अगर कोई टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो वहां पर आपको जवाब मिलेगा क नंबर आंसर की में, लेकिन ये मिस टाइपिंग है, इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी कि 84वां। 84वां संविधान संशोधन में राज्यवार सीटों का आवंटन 2026 तक, क्या 84वां ही है ना? एक 86वां बोल रहे हैं, एक मिनट। हाँ 84वां ही है। सतासीवा में क्या है, ये असल में परिसीमन से है, परिसीमन में संख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 करती है, यानी कि किसी भी संसदीय क्षेत्र का सीमाओं का निर्धारण करना है।
ठीक, इसका सही जवाब होगा गौ नंबर यानी 84वां संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा में राज्यभर सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 के बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला 15वां नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 15 नंबर में है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। सत्य है, 1959। इस पे कोई टिक नहीं लगाना। अब दूसरा, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ। यह भी सत्य है। राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। यह भी सत्य है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। यह भी सत्य है। इसका सही जवाब हो गया इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई, 5वां ई नंबर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। सभी के सभी सत्य है, यानी सब में जीएस छुपा हुआ है। अब उसको आप लोग फाइंड आउट कीजिए सारे जीएस को। जैसे कि एक जीएस, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर आरंभ की गई? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पहला दूसरा कौन है? तो पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद दूसरा जीएस कब की गई? 2 अक्टूबर 1959। और किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 80 के अनुसार। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कितने व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 व्यक्ति। तो कई जीएस छुपा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है कि सारे के सारे कथन सत्य है, यानी कि कोई असत्य नहीं है। सवाल में असत्य था, कौन सा असत्य है? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन 5 ई नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? यहां तक के अभ्यास में कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ठीक, आज 15 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। कल 3 बजे, और कल 3 बजे क्लास होगी। कोई ये मत रखिएगा कि नहीं होगी, कल 3 बजे होगी। ठीक, नहीं हुई तो फिर वही आपको मिल जाएंगे, लेकिन 99% चांस है कि 3 बजे क्लास होगी। 1 ही % है कि नहीं होगी। कोई अचानक इमरजेंसी का कोई घटना घट गई तो अलग बात है। तो कल हम लोग इससे आगे करेंगे, 14 नंबर से आगे चलेंगे। 15 तक हुआ है, 16 से हम लोग शुरू कर देंगे। आज कहाँ तक हुआ था? 15 तक ना? हाँ, कल 16 से करते चलेंगे। और प्रश्न को सही से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर अर्जुन जैसा बनिए कि जब तक चिड़िया का आंख पूरी तरह से दिमाग में फिट ना हो जाए तो नजर हटाना ही नहीं है, तीर की तरफ नजर जाना ही नहीं है। जब चिड़िया का आंख पूरी तरह से नजर में फिट हो गया है तब तीर को छोड़ना है। पहले तीर छोड़िएगा तो फिर निशाने पे नहीं लगेगा।